गलती उसकी है, वो औरत है। ये कहानी है ममता की, जिसके पिता कोलकाता में काम करते थे। जब भी वो घर आते तो माहौल ऐसा हो जाता जैसे कोई दैत्य आ गया हो, और अगर किसी ने दैत्य की बात नहीं मानी तो वो उसे निगल जाएगा। अरे ममता की अम्मा, राकेश घर आ रहा है, कुछ इंतजाम कर रही हो ना? कैसा इंतजाम माँ जी? कैसा इंतजाम मतलब? अरे लड़का 6 महीने में एक बार आता है, उसके खाने पीने का, गद्दा बिस्तर, उसके आने जाने घूमने का। अरे पैसा लगेगा ना, रहेगा वो यहाँ, अच्छा खाएगा, हर चीज का पैसा तो लगता है, कुछ इंतजाम तो है ना? माँ जी वो कमाते हैं, आपके पास ही देते हैं पैसे, मेरे पास पैसा कहाँ है? मुझे भी पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कमाती थोड़ी ना हो, और ना ही हम इतने किस्मत वाले हैं कि तुम कमा सकती हो। ऊपर से ममता की जिम्मेदारी भी हमारे सर डाल दी है। जाओ अपने मायके से पैसा लेकर आओ, बोलो जवाई आ रहा है, घर पे पनीर वनीर बनेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? माँ जी मुझे घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, छोटी सी बात पर मेरे मायके से पैसा लाने भेज देती हैं। अब तो भाभी भी मुंह बनाने लगी है। मेरे पास कुछ पैसा जुड़ा है, मैं उसी को आपको दे देती हूँ। हाय हाय, पैसा जुड़ा है, दे देती हूँ, कहाँ से आया? हाँ, पहले तो तेरे पास नहीं था पैसा। इस घर में गरीबी का कारण तू ही है, वरना आज हमारा भी 4 तल्ले का मकान होता। ममता की दादी उसकी माँ को हर बार दहेज कम लाने के लिए कोसती रहती थी। अरे लोग एक ही लड़के की शादी करके मकान दुकान सब बना लेते हैं, हमारा लड़का तो फ्री में गया, फ्री में। दादी आप हमेशा माँ को ऐसे क्यों बोलते हैं? ना बोलूं तो क्या करूं? इसके बाप ने बोला था दहेज में लाखों रुपए देगा तभी शादी की। पता होता फूटी कौड़ी लेकर आ रही है तो कभी अपने लड़के का हाथ न देती। ममता का मासूम मन ये समझने लग जाता है कि अगर माँ दहेज में कुछ पैसे लेकर आती तो शायद आज दादी और पापा की स्थिति और अच्छी होती और पापा को कमाने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता। अब अपनी गरीबी का कारण वो अपनी माँ को समझने लगती है। ममता की माँ कोने में बैठकर रोने लगती है और कर भी क्या सकती थी। तभी ममता माँ के पास जाकर कहती है, माँ दादी सही तो कह रही हैं, हमारे घर में गरीबी का कारण सिर्फ आप ही तो है, नहीं तो हम लोग कितने अमीर होते अगर नाना जी दहेज में पैसा दे देते। इन लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान वैसे ही खराब हो गए थे, अब तू भी बोलने आ गई। अरे मैं तो ये घर कब का छोड़कर जा चुकी होती अगर तुम रहा होती। तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल दी और अब तू भी यही बातें सुनाएगी मुझे। मेरा चेहरा देखकर? नहीं तो क्या करती माँ, घर छोड़कर चली जाती, पर कैसे रहती, कहाँ जाती? कहीं भी जाती, कुछ भी काम करती, अकेले जिंदगी की शुरुआत करती, थोड़ा पैसा कमाती, मेहनत करती, आगे बढ़ती, कम से कम आज अपने कदमों पर खड़ी होती। ये बोलकर ममता की माँ रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देख ममता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के दुख का कारण मैं हूँ, मैं ना होती तो माँ आज खुश होती। कुछ देर में ममता के पिता आते हैं और बस दादी ऐसे व्यवहार करना शुरू कर देती है जैसे घर पे कोई कलेक्टर आ गया हो और अब सबको मिलकर कलेक्टर की जी हजूरी करनी है। अरे ओ ममता, पिताजी आए हैं तेरे। अब बैठ के माँ के आंसू पोंछ रही है। आया, अपने पिताजी के पैर से जूते निकाल के रख दे और पानी का गिलास देना मिठाई के साथ। क्या बात है माँ, बुढ़िया लग रही हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो क्या? अरे ये क्या कर रही है? ममता की अम्मा तो अंदर ऐसे बैठी है जैसे नई दुल्हन हो। तुझे तो मैं अब भी बोलती हूँ नई दुल्हन लिया, कुछ 2-4 पैसे मिल जाएंगे दहेज के, कलकत्ता में जो सड़ता रहता है उससे बच जाएगा, परिवार के पास रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, खुश रहेगा। पता नहीं क्या देखकर शादी करी थी अपनी बेटी की। अरे कैसी बात कर रही है माँ, ममता की शादी तय करने आया हूँ मैं, अब उसका भी दहेज इकट्ठा करना है। अब जो हो गया सो हो गया, भाग्य में मेरे यही मेहनत मजदूरी लिखी थी। खैर जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ममता का छोटा सा मन अब यही समझता है कि हर बुराई की जड़ औरत ही होती है। वो चाहती तो सब ठीक कर सकती है और नहीं तो सब बर्बाद।
पिताजी को इतनी मेहनत मजदूरी सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि माँ ने पैसे पिताजी को नहीं दिए। दहेज में वो कुछ नहीं लाई और पैदा किया तो लड़की को। फिर एक रोज, अरे क्या हुआ राकेश को, क्या हो गया? अरे ममता की अम्मा को, ये देखो मेरा बेटा चक्कर खा रहा है, अरे पकड़ो ये गिर जाएगा। ममता भाग कर आती है और पिता को पकड़ती है। इनको क्या हो गया? सब ठीक तो है? नाश्ता तो करके गए थे, चक्कर क्यों आ रहा है? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, मुझे चिंता हो रही है आपकी। जा ममता, जरा पानी में नमक घोल के ले आ। तेरी माँ तो चाहती है मेरा बेटा मर जाए। अरे नाश्ता ही देना सब कुछ नहीं होता, शरीर में पानी की कमी हो गई है, पता तो है इसको। अरे क्यों नहीं देती हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीने को इसे? ममता पानी में नमक डालकर दादी को दे जाती है, जो वो ममता के पिता को देती है और उनके पिताजी को अब अच्छा लगता है। दादी आपको कैसे पता कि पापा के अंदर पानी की कमी है? दादी जो कि बुजुर्ग थी, जीवन का अनुभव था, तेज गर्मी में क्यों चक्कर आता है उनको पता था, लेकिन वो ममता से कुछ ऐसा कहती है। बेटा जिम्मेदार औरत है हम, पता है बेटे को कब क्या चाहिए, इतना तो तुम्हारी माँ को भी पता होना चाहिए। शादी की है उसने, चक्कर खाने के लिए छोड़ दिया सड़क पर। आज कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो जिम्मेदार मम्मी होती, मम्मी के कारण ही पापा को चक्कर आया ना दादी। ममता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, घर में बुरा होने की हर जिम्मेदारी माँ की ही क्यों होती है। ये बात जल्द ही ममता को समझ में आने वाली थी कि इसके पीछे क्या कारण है। माँ ममता की शादी तय करती है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा, नौकरी करता है, शहर में रहता है, कमाता भी बहुत अच्छा है। ममता का चेहरा देखते ही उस लड़के ने कसम खा ली कि शादी ममता से ही करेगा। तभी पास खड़ी पड़ोसन कहती है, अरे वाह ममता, तेरी तो किस्मत चमक गई। तुझे पता है तेरा चेहरा किसके जैसा है? बिल्कुल अपनी माँ जैसा। तो इसका मतलब मेरी किस्मत चमकने का कारण भी माँ ही है, क्योंकि इस लड़की को मेरा चेहरा पसंद आया और मेरा चेहरा मेरी माँ जैसा है। दादी तो ये बात सुनकर मानो फटी पड़ती है। तेरी माँ के कारण नहीं, तेरे बाप के कारण। इस लड़के को पता है तेरे बाप ने पूरी जिंदगी कलकत्ता में रहकर कमाई करी है, दहेज में मोटा पैसा देगा, इसीलिए चेहरा देखकर शादी होती तो आज लड़कियां घर पे बैठी ना होती। चलो ये भी मान लिया कि ममता की शादी माँ के कारण नहीं, पिता के कारण हो रही है। शादी के बाद ममता अपने ससुराल जाती है, जहाँ का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था, और अब यहाँ पर ममता को समझ में आने वाला था कि गलती आखिर किसकी होती है। ममता तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है मेरे पूरे घर में मेरी सबसे अच्छी शादी हुई है। मैंने तो तुम्हारी फोटो देखते ही यहाँ करती थी। मैंने तो बोल दिया था शादी करूंगा तो सिर्फ इस लड़की से। और तुम्हें ये भी तो पता था मेरे पापा कलकत्ता में बहुत काम करते हैं। वैसे तुम लोग तो अच्छे खासे पैसे वाले हो, जरूर तुम्हारी माँ ने बहुत सारा दहेज लाया होगा। ममता का पति सुनील उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे पापा कोलकाता में काम करते हैं। मैंने बोला था ना, मैं तो तुम्हारी फोटो देखकर फिदा हो गया था। रहा सवाल मेरी माँ को दहेज लाने का, तो मेरे दादाजी दहेज के सख्त खिलाफ है। देखो हम लोगों ने भी तुम लोगों से कुछ नहीं लिया। ममता सोचती है ये बात भी सच है, सुनील के घर वालों ने उन लोगों से कोई भी दहेज नहीं लिया, फिर भी ये लोग पैसे वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि अमीरी गरीबी बीवी के दहेज के पैसों से नहीं, बल्कि पति की मेहनत से तय होती है। मायके की गरीबी का कारण माँ नहीं है। थैंक यू, पहली बार जीवन में मेरी माँ के कारण कुछ अच्छा हुआ है। मैं अपनी माँ की तरह हूँ बिल्कुल, और आपको मैं अच्छी लगी। इसका मतलब अगर मेरी माँ अच्छी है तभी तो मैं अच्छी हुई, और आज अगर मेरी आपसे शादी हुई है तो इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाएगा, क्यों? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी तरह ही रहोगी। ममता ने जीवन में पहली बार अपनी माँ के कारण कुछ अच्छा होता देखा। वो मन ही मन खुश हो जाती है। अगली सुबह ममता का ससुराल में पहला दिन था। जल्दी से उठकर अपनी माँ के कहे अनुसार सभी घर वालों के लिए वो चाय नाश्ता तैयार करती है। अरे तू तो किचन में घुस गई, पहले पूछ तो लेती कौन क्या खाएगा। बस बना के रख दिया इतना सारा खाना, अब चाहे बर्बाद हो जाए। माँ जी मुझे लगा सब वैसे ही नाश्ता करते होंगे। कैसा नाश्ता?
हमारे यहाँ सुबह सुबह सब्जी रोटी कोई नहीं खाता, फ्रूट्स काटने होते हैं। अभी इतना सारा कूड़े में फेंकना पड़ेगा, पता है महंगाई कहाँ जा रही है। ममता की दादी हमेशा उसकी माँ को ताने दिया करती थी। ममता को भी आदत होती है ऐसी बातें सुनने की, इसलिए उसने सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो जल्दी से सारा खाना किचन में रखती है और फ्रूट काटना स्टार्ट करती है। सभी को फ्रूट देकर ममता अपना बनाया नाश्ता खाने बैठती है तो उसकी दादी सास कहती है, अरे ममता क्या खा रही हो? बहू, हम लोगों को भी थोड़ा चखने के लिए दो। दादी, मैंने सबके लिए यही नाश्ता बनाया था, लेकिन सासू माँ ने कहा कि आप लोग फ्रूट्स खाते हैं। हम लोगों की सेहत खराब करने वाली यही तो है तेरी सास, क्योंकि इससे खाना बनता नहीं, हम लोगों को बस फल देकर रखती है सारा दिन। कैसी बात कर रही है माँ जी? आपकी उम्र में फल ही खाना चाहिए, हल्का होता है, जल्दी पचता है, सेहत ठीक रहती है। और जो 20 किलो वजन कम हो गया वो इस उम्र में, वो भी तो तेरे कारण हुआ है। 10 बीमारी और घिर चुकी है। ममता सोचती है जिस घर में इतना पैसा है, नौकर चाकर है और जहाँ पर उसकी सास जैसी स्मार्ट महिला है, वहां पर भी सास के वजन गिरने का कारण औरत ही होती है। कैसे? सभी को ममता के हाथ का बनाया नाश्ता बहुत पसंद आता है। कमरे में पति कहता है, अरे यार, तुम दिखने में जितनी सुंदर हो उतना ही अच्छा खाना बना लेती हो वैसे। पर कैसे? क्योंकि मैंने हमेशा खाना ही बनाया है और कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी आपकी दादी का वजन कैसे गिर रहा है? आपकी माँ उन्हें खाना खाने नहीं देती क्या? दरअसल ये हर घर की कहानी है। औरत ही औरत की दुश्मन है। दादी चाहे तो अपने लिए स्पेशल खाना बनाने वाली रख सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा माँ को ही कोसती रहती है। वैसे तुम्हारे घर पर भी ऐसे ही होता था क्या? कुछ दिन ममता के ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरते हैं और फिर एक दिन ममता की सास को सर दर्द हो रहा था। माँ जी, मैं आपका सर दबा दूं? आपके लिए कोई दवाई दूं? सर का दर्द देने वाली भी तो तू ही है। रोज सुबह उठकर नाश्ता खाना बना देती है। तुझे पता है 30 साल में मैंने आज तक इस घर में नाश्ता नहीं बनाया। अब सबको तो यही लग रहा होगा कि मैं कामचोर हूँ। तभी ममता का पति वहां आता है। मगर किसी को लग रहा है तो लगने दो, इसमें आपको क्या? हर कोई एक जैसा नहीं होता। शायद आपको नाश्ता बनाना पसंद नहीं होगा, लेकिन ममता बनाती है, उसकी मायके से ये आदत है। इसमें इसको आपसे कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन तेरी दादी करती है ना। पता है, पूरे रिश्तेदारों में ये फैला दिया है कि घर अब घर लग रहा है। क्या मैंने कोई कमी रखी थी? अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। ममता की सास बोले जा रही थी, लेकिन ममता के मन में उसका मायका घूम रहा था। उसकी माँ ने भी क्या कुछ नहीं किया था उस घर के लिए, लेकिन फिर भी दादी हमेशा उसकी माँ को ही हर चीज का कारण समझती थी। और अगर कोई कंपेयर कर भी रहा है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है, मैं समझ सकती हूँ। मेरी माँ को भी दादी ने ऐसे ही परेशान किया, लेकिन ये दादियां भी तो औरतें होती है ना। ममता ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले रोज, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें, शाम को ले लूंगा। तुम चाहो तो रुक भी सकती हो। ममता कुछ नहीं कहती, अपने मायके चली जाती है, जहां पर हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शादी के पहले। ममता की अम्मा, आज तूने बड़ा अच्छा खाना बनाया। पता था बेटी आ रही है। रोज तेरे हाथ में क्या लकवा मार जाता है? शादी के बाद पहली बार आई है माँ जी वो, ऐसी बात तो मत करियो। मेरे बोलने पर तुझे लकवा मार रहा होता ना तो तू आज यहाँ लकवे पर ही पड़ी होती। बस करिए दादी, आपकी उम्र में मुंह से ऐसी गंदी बातें निकलती भी कैसे हैं? सारा दिन माँ आपके लिए लगी रहती है, पापा भी घर पे नहीं रहते और फिर भी आप कभी भी माँ से खुश नहीं होती। चुप कर ममता, क्या बोले जा रही है दादी से? शादी के बाद जबान लड़ाना भी सीख गई लो। सास के साथ भी ऐसे ही बात करती है क्या? इसे जबान लड़ाना नहीं, जवाब देना कहते हैं दादी। आपने हमेशा अपनी गरीबी का कारण माँ को बताया, लेकिन हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने पापा को ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी नौकरी लायक नहीं बनाया। पापा को माँ के कारण चक्कर नहीं आते, वो खुद भी पानी पी सकते हैं। घर पर घड़ा रखा हुआ है, फ्रिज में भी पानी रहता है। पापा चाहे तो वहां से भी पानी निकाल कर पी सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो हर बात में माँ को ही दोषी ठहराया। इतनी अकल किसने दे दी तुम्हें? मेरे पति ने। उन्होंने बताया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हम सब मिलकर अगर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो औरत ही हर बुराई की जिम्मेदार नहीं रहेगी। और हाँ माँ,
फर्क लगाना छोड़ दे। कोई कुछ भी कहे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू जैसी है सबके लिए अच्छी है। और दादी बड़बड़ाने लगती है, हमें भी हमारी उम्र में कोई इतनी अक्ल दे देता। हमने तो पूरी जिंदगी ताने झेले और अब हमारी बहू आराम करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादी चली जाती है, लेकिन पीछे सवाल रह जाता है कि शायद ये सिलसिला इसीलिए चला रहा है। जिसने ताने सुने हैं वो ताने देगा, लेकिन कोई भी इस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहता। घर की जिम्मेदारी हर किसी की होती है, हमेशा गलती औरतों की नहीं होती। समीर बचपन से ही मेहनती और तेज दिमाग का लड़का है, जिसने अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखा है। इसलिए बचपन में ही वो ठान लेता है कि उसे तो बस कमाना और कमाना है, ताकि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वो खुशी दे सके जो जवानी में उन्हें नसीब नहीं हुई। समीर मन लगाकर पढ़ता है और एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। एक दिन समीर अपनी माँ अंजू से कहता है, माँ, तुम्हें अब छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जब जो चाहिए वो ले लेना। मेरा बेटा कमाने लगा है, इसका ये मतलब है कि मैं पैसे उड़ाने लगूं? हैं? अरे बेटा, अभी तो पैसे जोड़ने हैं ताकि बहू आए और उसके लिए सब कुछ हो। जो मैंने दुख देखा वो उसे देखने को ना मिले कभी। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत मन लगाकर नौकरी करूंगा ताकि हर साल मेरी सैलरी बढ़ती जाए। तुम अपना मन नहीं मारोगी बस। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। इतने बुरे वक्त में भी तुम्हारे पापा को बस मेरी ही चिंता लगी रहती थी। आखिर बेटा किसका है? समीर दिन भर अपने काम में लगा रहता। कोई भी तीज त्योहार से उसे कोई मतलब नहीं रहता। वो तो बस काम काम और काम में लगा रहता। दिन बीतने लगते हैं। अंजू और श्रीकांत देखते हैं कि समीर दिन भर बिजी रहता है, खुद के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता। तभी एक पड़ोसन उनसे कहती है, क्या बात है अंजू भाभी, बेटे की शादी की मिठाई कब खिला रही हो? अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है, अपना घर भी खरीद ली हो, गाड़ी घोड़े सब है। अब तो घर में बहू ले आओ। अब तो तुम्हारे घर कोई भी बाप अपनी बेटी देने में सोचेगा नहीं। लेकिन जो भी कहो, समीर हमारा है बहुत होशियार। हाँ वो तो है, तुम दोनों ठीक ही कह रही हो। अब समीर की शादी का वक्त आ गया है, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिलना इस जमाने में सुई में धागे पिरोने के बराबर है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया है। हमारे समीर के लिए भी कोई लड़की होगी ही। हाँ भाई साहब, मेरी अगर बेटी होती तो मैं समीर की शादी उससे ही करवा देती। मुझे तो समीर बेटा बहुत पसंद है। श्रीकांत और अंजू उसी रात समीर से उसकी शादी की बात करते हैं। बेटा, आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है। मैं सोच रहा था कि तेरे लिए कोई लड़की देखने से पहले तुझसे पूछ लूँ। आजकल सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तूने भी कोई पसंद कर रखी हो तो बता दे, तेरी शादी उसी से करवा देंगे। हम उस माँ बाप की तरह नहीं है जो अपने बच्चों की खुशियों के बीच में आए। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो लड़की को वक्त कहाँ से दे पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, खुद के लिए तो तुझे वक्त निकालना ही होगा। देखिए माँ, मुझे अभी शादी के लफड़े में नहीं पड़ना, वरना मैं इन्हीं सब में फंस कर रह जाऊंगा। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। बेटा, शादी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सही वक्त पर शादी होना भी ज़रूरी है। यह भी इतना ही ज़रूरी है जितना कमाना है। हम तेरे लिए लड़की देखते हैं। लड़की आने से तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। ठीक है पापा, आप दोनों को जो सही लगे। दिन बीतने लगते हैं। श्रीकांत और अंजू समीर के लिए अच्छी लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी पलक के पिता अनुपम को इस बात की खबर लगती है और वो समीर का नाम सुनकर श्रीकांत के घर पलक का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। समीर का नाम मैंने बहुत सुना है। बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मेरी बेटी भी होनहार है, मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कीजिए, पलक की तस्वीर हमें दे दीजिए और बायोडेटा भी। हम घर में बात करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा, जहाँ तक हो हाँ ही रखिएगा। श्रीकांत और अंजू को लड़की तस्वीर से ही पसंद आ जाती है और अंजू पलक की तस्वीर समीर के तकिए के नीचे रख देती है। समीर रात को पलक की तस्वीर देखता है और वो उसे एक नज़र में ही पसंद आ जाती है। अंजू और श्रीकांत समीर के दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। बेटे को मुस्कुराता देख श्रीकांत कहता है, मुंह मीठा करवाओ श्रीकांत की माँ, बेटे को लड़की भा गई है।
अगले दिन श्रीकांत और अंजू अनुपम के घर जाते हैं और पलक को सामने देखकर श्रीकांत और अंजू दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। पलक शादी के लिए हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसे समीर जरा भी पसंद नहीं आता। फिर वो मन ही मन सोचती है, शादी कर लेती हूँ, पैसे वाला लड़का कहाँ मिलेगा, पैसे इसके खर्च करूंगी और चक्कर किसी और के साथ रखूंगी। पलक और समीर की शादी हो जाती है। पलक समीर के घर आ जाती है। उधर अनुपम बेटी की शादी करके निश्चिंत हो जाता है और यहाँ पलक के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। श्रीकांत और अंजू बहू के आने से खुश हो जाते हैं। अंजू पलक से कहती है, बहू, तेरे घर में आने से हमारा घर पूरा हो गया है। अब तो इस घर को अपना कर मेरे बेटे को कृतज्ञ कर। जी मम्मी जी। अंजू पलक को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखती है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालती। समीर को पलक से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। शादी के अगले दिन पलक को उठने में देरी हो जाती है तो समीर उठकर अपना काम करने लगता है। जब 10 बज जाते हैं तो समीर अंजू के बालों में हाथ डालकर उसे उठाते हुए कहता है, जानू, अभी और सोना है क्या? कितने बज रहे? 10। 10? हे भगवान, मैं कितनी देर से सोई रही, पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? कैसे उठाता? फिर मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को कैसे मिलता? पलक झट से बेड से उठकर नहाकर अंजू और श्रीकांत के पैर छूती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन मैं अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, नाश्ता मैंने बना लिया है। तू और समीर बस नाश्ता कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी। पलक अपना और समीर का नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती है और साथ में दोनों खाते हैं। तभी खाते खाते समीर कहता है, देखो मेरे पास ना ज़्यादा वक्त नहीं होता पलक, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी की कोई भी कमी मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। मुझे पता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप बस अपने काम पर ध्यान दो। मैंने अभी ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले रखी है, तुम पैकिंग कर लो, हम लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं। पलक खुशी से बेड पर उछलती हुए कहती है, वाह, मजा ही आ जाएगा तब तो। मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी होगी, लेकिन मैंने शादी में कुछ वेस्टर्न लिया ही नहीं। तो इंतजार किसका है, चलो चलते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। पलक को एक रानी की तरह ट्रीटमेंट मिलती है समीर के घर में। कोई भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना या रोक टोक नहीं करता। पलक और समीर को एक साथ बाजार जाते देख अंजू भी खुश होती है। अपनी बेटी का घर बस जाए और क्या चाहिए हमें। समीर दिन भर काम में डूबा रहता है और उसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। पलक के आने से कम उसके चेहरे पर रौनक तो लौट आई। सही कहा समीर की माँ। शॉपिंग करके दोनों घर आते हैं, फिर रात की फ्लाइट से घूमने निकल जाते हैं। 10 दिन पलक बहुत एंजॉय करती है। पलक को बस घूमने फिरने और लुटाने से मतलब है। लेकिन समीर भावनाओं से पलक से जुड़ जाता है। पलक, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलना। मैंने कभी किसी लड़की को घुमाया फिराया नहीं है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। तुम खुद ही बोल देना, नहीं तो ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो भी चाहिए तुम इससे ले लेना। वैसे तुम्हारे सारे पैसों पर मेरा ही हक बनता है जनाब। हाँ बिल्कुल। घूम फिर कर दोनों वापस घर आते हैं। समीर फिर से अपने काम में लग जाता है। पलक को तो घूमने फिरने की आदत होती है। एक हफ्ते बाद पलक समीर से कहती है, समीर मुझे मूवी जाना है, तुम घर जल्दी आ जाओ। जानू, अभी तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तुम अकेली चली जाओ या फिर अपनी किसी सहेली के साथ चली जाओ। ऐसा नहीं होता है, अभी इस वक्त तो सब अपने पतियों के साथ रहेंगे, वो थोड़ी ना मेरे साथ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आ रहे हो बस। जानू, बात को समझो, मैं नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक एम्प्लॉय को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चले जाओ। ठीक है। पलक तैयार होने लगती है। हे भगवान, एम्प्लॉय तो स्मार्ट सा भेजना, मेरे पति की तरह कोई लुक्खा सा ना हो। उधर समीर अपने एक एम्प्लॉय विवेक से कहता है, विवेक, ये ले मेरे कार की चाबी और अपनी भाभी को लेकर जा मूवी। जी सर। विवेक डरता डरता पलक को उसके घर से पिक करता है। भाभी आप पीछे बैठ जाओ, मैंने मूवी की टिकट ले ली है। पलक गंदी नजरों से पहले तो ऊपर से नीचे तक विवेक को घूरती है, फिर कहती है, पहली बात तो मुझे भाभी मत कहो, और दूसरी बात मैं आगे ही बैठूंगी, मुझे बैक सीट नहीं पसंद। ठीक है मैडम। विवेक डरा सा खुद को अपने में समेट लेता है। अगर कुछ हुआ तो मेरी तो नौकरी गई। ये भाभी तो बहुत रंगीली लग रही है। बच के विवेक, कहीं तेरी इज्जत ना चली जाए। इतने में ही गाड़ी चलाते हुए पलक स्टीयरिंग पे विवेक के हाथ पर हाथ रख देती है।
हैंडसम, थोड़ा आराम से चलाओ, कोई हड़बड़ नहीं है। तुम्हारे होते मूवी देखने का मजा ही क्या आएगा। मैडम आप बहुत मजाकिया हैं। अच्छा जी। एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। तुम मेरी खुलकर तारीफ कर दोगी तो मैं तुम्हारे सर से नहीं बोलूंगी। तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो ना कि मुझ जैसी सुंदर हॉट लड़की तुम्हारे सर को कैसे मिल गई? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। अरे बाबा इतना डरो मत, मैं तुम्हारे बॉस की तरह नहीं हूँ। उन्हें किसी भी बात की कोई खबर नहीं होने दूंगी। पलक मूवी ना जाकर एक सुनसान रास्ते में गाड़ी रुकवा देती है। क्या कुछ वक्त हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं? तुम्हारे बॉस के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। पलक अपना दुख विवेक को सुनाती है और फिर विवेक भी पलक की बातों से बहक जाता है और दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। पलक तुम तो बहुत हॉट हो, मेरे बॉस तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। उसके बाद विवेक पलक को उसके घर छोड़ने जाता है जहां पहले से ही समीर था। समीर को देखकर विवेक के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन पलक उसका हाथ पीछे से दबाते हुए कहती है, घबराओ मत, नहीं तो इससे शक हो जाएगा। तुम चिल करो, मैं हूं ना। अरे विवेक बहुत देर हो गई। तभी पलक समीर के कंधे पे हाथ रखकर कहती है, ओ जानो कितना ट्रैफिक है, मैं तो ट्रैफिक से बहुत थक गई हूँ, चलो ना कमरे में चलते हैं। हाँ चलते हैं, विवेक कल मिलते हैं। विवेक वहां से चला जाता है। अगले दिन पलक फिर शाम को समीर को कॉल करके कहती है, समीर मुझे मार्केट जाना है। मार्केट? और अभी? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं जानू। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, वरना मैं खुद ही चली जाती। एक काम करो ना, कल जो वो तुम्हारा स्टाफ आया था ना, उसे ही भेज दो, उसके साथ ही चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। एक काम करता हूँ, उसे तुम्हारे काम के लिए ही छोड़ देता हूँ, उसका नंबर भेज देता हूँ मैं तुम्हें। जब कहीं आने जाने की जरूरत हो तो तुम उसे ही बुला लेना। पलक खुश होकर मन में सोचती है, यही तो चाहती थी मैं, सोने पे सुहागा हो गया, और क्या चाहिए। मायूस होकर पलक विवेक से कहती है, ठीक है, जब तुम नहीं आओगे तो मैं इसे बुला लूंगी, कम से कम काम तो हो। हाँ अब सब तुम्हारे ऊपर है। पलक विवेक को फोन करके कहती है, रास्ता क्लियर है, आ जाओ। अब तो तुम्हारे बॉस ने मुझे लाइसेंस भी दे दिया। पलक अब रोज विवेक को कोई ना कोई काम का बहाना करके बुला लेती और आधे से ज्यादा दिन उसके साथ ही बिताती। अंजू को एक दिन विवेक और पलक पर शक होने लगता है। वो श्रीकांत से कहती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। विवेक रोज घर आने लगा है और पलक दिन भर उसके साथ घूमती रहती है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे तुम भी ना क्या सोचती रहती हो, कोई गड़बड़ क्यों होगी? समीर ने कौन सा कोई कमी कर रखी है बहू के लिए, इतना मत सोचो। दिन बीतने लगते हैं। पलक अब तो घर में एक तिनका तक नहीं उठाती। अब तो अंजू के सिर से पानी पार हो जाता है और वो एक दिन जब पलक घर पर नहीं होती तो समीर को सारी बात बताती है। बेटा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। माँ मुझे पलक पर पूरा भरोसा है, वो बस मैं उसे वक्त नहीं दे पाता हूँ ना, तो बेचारी थोड़ा मायूस होकर इधर उधर चली जाती है। बेटा तू समझ नहीं रहा है, बात यहाँ कुछ और है। वो विवेक के साथ कुछ अलग तरह से बात करती है, जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गाड़ी में वो उसके हाथों पर हाथ रखकर बैठी थी। वो तुझे धोखा दे रही है। अपने पापा की तरह तू भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है ना? ऐसा मत कर बेटा, बहुत देर हो जाएगी वरना। समीर वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन माँ की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। रात को समीर पलक से कहता है, पलक मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, एक काम करो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम पर फोकस करो। मेरा काम तो वो विवेक कर ही देता है, काम से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। थैंक यू पलक, तुम समझती हो इन सबको। पलक रात को समीर को सुलाकर हॉल में आकर विवेक से बातें करने लगती है और अंजू सुन लेती है। विवेक क्या बताओ, वो समीर ना एकदम गधा सा है, कुछ समझ में ही नहीं आता उसे कि हम दोनों उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बॉस को कम मत समझो, वो बहुत तेज है, बस उनकी नजर अभी तक तुम पर पड़ी नहीं है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारे पास मेरा। कल शाम को कहीं चला जाए क्या? डिज्नीलैंड खुला है, वहां चलते हैं। ठीक है, तो कल शाम को मिलते हैं। लव यू जानू।
सर वो मुझे मैडम ने बुलाया है, क्या मैं जा सकता हूँ अभी? हाँ हाँ जाओ, घर जल्दी ड्रॉप कर देना अपनी भाभी को, वेदर बहुत खराब है आज। ओके सर। विवेक जैसे ही ऑफिस से निकलता है वैसे ही समीर उसका पीछा करने लगता है और पलक और विवेक को साथ में देख लेता है। तुम मेरा विश्वास मत तोड़ना पलक, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। आज कुछ गलत ना करके तुम माँ की बातों को गलत साबित कर दो प्लीज। इतने में वो देखता है कि विवेक और पलक एक दूसरे के गले लगकर बातें कर रहे हैं। पलक तुम बॉस को तलाक दे दो ना, फिर हम शादी कर लेंगे। तलाक? मैं समीर को तलाक कभी नहीं दूंगी। उसे तलाक दे दूंगी तो ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा? इतना जो हम दोनों खर्च करते हैं वो कहाँ से आएंगे पैसे? जैसा चल रहा है चलने दो, तुम किसी और से शादी कर लो, फिर तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। ग्रेट आइडिया। बॉस ऑफिस में आप मुझ पर रौब झाड़ते हैं और मैंने उनकी बीवी झाड़ ली। समीर को धक्का लग जाता है। वो दूर जाकर उसी वक्त पलक को कॉल करके कहता है, जानू कहाँ हो तुम दोनों? मैं सोच रहा हूँ मेरा काम हो गया है तो तुम्हें लेने आ जाऊं। हाँ नहीं नहीं तुम मत आना, मैं आ ही रही हूँ। हम ना यहाँ सब्जी मंडी में, इतनी भीड़ में तुम क्या करोगे, मत आओ। हाँ। समीर पलक के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। समीर को देखकर विवेक की हालत खराब हो जाती है तो पलक के तोते उड़ जाते हैं। समीर पलक को एक थप्पड़ मारता है। कल कोर्ट में मिलना, तलाक लेकर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। और विवेक तुम तो गए। सच कहता है, तुम जैसी लड़कियों को ज्यादा छूट देना सही नहीं रहता। समीर तुम गलत समझ रहे हो, मैं विवेक जैसे आदमी को अपने साथ खड़ा तक नहीं होने दूं। चुप, बंद करो अपनी एक्टिंग और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। समीर अंजू और श्रीकांत के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। माँ तुम सच कह रही थी, इस दुनिया में एक माँ ही है जो अपने बच्चों का भला सोचती है। माँ मुझे अब किसी भी लड़की के साथ नहीं रहना, मैं अब तुम्हारे और पापा के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जिसमें तू खुश उसमें हम भी खुश।